नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हिमाचल प्रदेश की कृषि के सतत विकास में गुणवत्तापूर्ण बीज एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का महत्व। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ठाकुर नरेंद्र सिंह, जो कि डॉक्टर खेम सिंह गिल अकाल कृषि महाविद्यालय इटर्नल विश्वविद्यालय बड़ू साहिब सिरमौर के सब्जी विज्ञान उद्यान विभाग में बतौर प्राध्यापक कार्यरत हैं। तो डॉक्टर ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जो सतत कृषि है उसका क्या तात्पर्य है। आप ज़रा सरल शब्दों में हमारे किसानों को समझाइए। सतत कृषि का तात्पर्य ऐसी कृषि प्रणाली से है जो वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ण करके आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, वायु और भूमि को संरक्षित करे और उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ाए। मतलब किसानों को इसमें जितना ज़्यादा लाभ हो सके वो लाभ प्रदान करती है इस तरह की कृषि, और इन सस्टेनेबल वे में। जी। और जो ये गुणवत्तापूर्ण बीज है उसका मतलब ये क्या होते हैं, ये गुणवत्तापूर्ण बीज, और सतत विकास में, कृषि के सतत विकास में इसका क्या महत्व है? गुणवत्तापूर्ण बीज वो जो आनुवांशिक रूप से स्वस्थ हो जी, और भौतिक रूप से स्वच्छ हो और रोग मुक्त हो और जिनका अंकुरण क्षमता ज़्यादा हो। जी। और ये मतलब महत्वपूर्ण क्यों है? इससे किसानों को किस तरह से लाभ हो सकता है? जैसे बीज जो है वो कृषि का एक स्तंभ माना गया है। बीज जो है एक बेसिक और क्रिटिकल इनपुट है कृषि की। अगर अच्छा बीज हो तो उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि होगी। जी। और गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता सिर्फ अधिक उत्पादन नहीं है बल्कि एक बेहतर उत्पादन है। अगर उदाहरण के तौर पर ले, अगर सब्जियों का आकार और रंग अच्छा हो तो उसका मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलेगा। हाँ, मेन है कि उसको विजुअल अपीयरेंस कैसी है, उस बेस पे मार्केट मूल्य भी तय होता है। जी। मतलब अगर हम एक गुणवत्तापूर्ण बीज को उगाते हैं तो उसी से अच्छी एक गुणवत्तापूर्ण फसल हमें मिल सकती है। जी। तो जो ये हम विकसित खेती की जो हम बात कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण बीजों की, गुणवत्तापूर्ण सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, तो इनको उगाने के लिए हम ज़ीरो से किस तरह से शुरू कर सकते हैं कि किसान एक सही डायरेक्शन में आगे जाए? यदि कोई किसान फार्मिंग जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो वो विश्वसनीय स्रोत से बीज ले आए। जी। उसके बाद जो है अपने खेत की जुताई करे और फिर उसके बाद क्यारियों को तैयार करने से पहले जो है जो फील्ड की है उसमें फॉर्मेलिन से ड्रेंचिंग करे। जी। फिर उसको पॉलीथीन से कवर करे और उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद उस पॉलीथीन को रिमूव करे और उसकी रैकिंग करे। उसके बाद जो है क्यारियों को तैयार करे और क्यारियों को तैयार करते हुए जो क्यारियों का जो डायमेंशन है वो 3 मीटर की लंबाई और 1 मीटर की चौड़ाई और 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट रखनी है। उसके बाद जो बीज है वो लाइन में उसकी जो है बुआई करनी है और लाइन की जो स्पेसिंग है वो 5 सेंटीमीटर रखनी है। जी। मतलब जो बीज की दूरी है, मतलब किस दूरी में बीज उगाया जाए, वो 5 सेंटीमीटर। हाँ, जो लाइन की है, लाइन में लगाना है उसको, उसमें दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर की रखनी है। जी। ताकि जो है उसमें कोई भी ऐसी बाद में बीमारी ना आए। जब सीडलिंग ग्रो करेगी उसमें अगर घनी सीडलिंग होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी होती है, उसके आने के जो है चांस रहते हैं। मतलब जो नज़दीकी है बीजों की वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर उसमें स्पेस होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि, क्योंकि अगर ज़्यादा घना बीजेंगे तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिससे कि पिथियम और फाइटोप्थोरा जैसे पैथोजन से जो है डैम्पिंग ऑफ हो जाता है। जी। और जब आप सीड को
लाइनों में लगाएंगे। उसके बाद उसको गोबर की, गली सड़ी गोबर की खाद से उसको कवर करना है। किसान साथी ये ध्यान रखे कि उसको मिट्टी से कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर मिट्टी से कवर करें, जैसे हम उस पर सिंचाई करेंगे तो जो है उसकी ऊपर मिट्टी की परत जम जाएगी और जो बीज को अंकुरण होने में समय लगेगा, या कुछ बीज ऐसा रहेगा जो अंकुरित नहीं हो जी पाएगा। मतलब कि बीज वो अंकुरित होने में समस्या आएगी अगर हम मिट्टी से उसको ढकते हैं, तो मिट्टी से नहीं, गोबर से ढकना है। गोबर से ढकना है। उसके बाद जो है हल्की सी सिंचाई करनी है, और फिर अगर समर सीजन की क्रॉप है तो दिन की 2 बार सिंचाई करनी है। अगर विंटर सीजन क्रॉप है तो 1 बार सिंचाई करनी है। उसके बाद जो सीडलिंग्स है वो 4 से 5 हफ्ते के बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। तो रोपाई से पहले हमने खेत तैयार करने हैं, और खेत तैयार करते हुए खेत की 3 से 4 बार जुताई करनी है, और जुताई करते समय गोबर की खाद मिलानी है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर टमाटर की खेती ले सकते हैं, तो उसमें गोबर की 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डालनी है, और 400 किलोग्राम कैन डालनी है, और 475 केजी जो है एसएसपी और 90 केजी एमओपी पर हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। उसके बाद जो अगर हाइब्रिड बीज है तो उसको 90 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। अगर ओपी वैरायटी है तो 60 × 45 पे रखनी है। जो 90 सेंटीमीटर की वो रो टू रो, और जो 30 सेंटीमीटर वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखना है। जी देखिए, आपने हमें बताया कि एक तो गोबर तो हम समझ गए कि ये तो एक मतलब नेचुरल खाद है, तो आपने दूसरी भी खादों के बारे में बताया। जब आपने बताया कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है, तो क्या ये जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स हैं, और दूसरे भी जो जैसे आपने बताया कि रोग होते हैं उनके लिए जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो ये किस हद तक सही है ये केमिकल्स यूज़ करना ज़मीन पे भी? जैसे फर्टिलाइज़र है, इसके जो रिकमेंडेड डोजेज है उसके अनुसार अगर प्रयोग करें तो सही रहते हैं। और जो जैसे आपने बात की पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, उसका भी रिकमेंडेड डोज है, उस हिसाब से ही डाले तो फसल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा डाले तो वो हानिकारक होता है, और उसका रेजिड्यू भी जो है वो मनुष्य जब कंज्यूम करेगा तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। जी, तो मतलब ये स्वास्थ्य के लिए भी ख़राब है, ना सिर्फ इंसान की बल्कि जो हमारी ज़मीन है उसके स्वास्थ्य के लिए भी ख़राब है। तो जैसे आपने ये हमें बताया कि हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, अगर ये ठीक रेशो में यूज़ किया जाए तो ये सही रहता है। तो अब इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि ये किस रेशो में सही रहता है? क्या इसके लिए कोई जांच होती है, मिट्टी की जांच होती है? इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले और कोई भी खाद डालते हैं उससे पहले आपको सॉइल टेस्टिंग करनी, किसी भी किसान को सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी होती है। जी, तो ये सॉइल टेस्टिंग किसान कैसे कर सकता है? क्योंकि देखिए मतलब हर जगह तो ये कृषि विश्वविद्यालय है नहीं, तो किस तरह से मतलब कर सकते हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे 2 सरकारी विश्वविद्यालय है, और एक हमारा विश्वविद्यालय है जो कि बड़ूसाई में स्थित है। वो भी सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है और सरकारी रेट पे ही किसानों को मुहैया करवाता है। जी, तो जैसे अभी किसान जो हैं जलवायु का जो सामना कर रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, इन चुनौतियों से मतलब पार पाने के लिए, या कह लीजिए कि इन चुनौतियों से जूझने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए अपनी फसलों में किस तरह से हम लोग एक विकसित खेती के जो माध्यम है उसको हम अपना सकते हैं, ताकि हमें फसल अच्छी मिले और जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो जी जलवायु परिवर्तन है, उसका भी ज़्यादा नुकसान ना भुगतना पड़े किसानों को क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी को अपनाना चाहिए, और साथ में क्रॉपिंग को छोड़ के मल्टी क्रॉपिंग की साइड जाना चाहिए, और क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए, जिससे कि बीमारियां भी कम होगी। और तीसरा, गुणवत्तापूर्ण बीज भी यूज करने चाहिए। जी, देखिए, एक तो आपने बताया कि जो हम फसल लगाते हैं वो मतलब रोटेशन में लगानी चाहिए, मतलब एक साल कोई मतलब एक फसल कोई लगाई, फिर दूसरी उस पर कोई दूसरी फसल लगा दी। अब आपने मल्टी क्रॉपिंग और मोनो क्रॉपिंग बताया, तो चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के समझाए कि मल्टी क्रॉपिंग और मोनो क्रॉपिंग क्या होती है।
मल्टी क्रॉपिंग होती है कि एक साल में एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाए। जैसे कि एक होता है रिले क्रॉपिंग, जैसे एक क्रॉप लगाई है, उस क्रॉप को हार्वेस्ट खत्म होने से पहले ही दूसरी क्रॉप हमने उसकी बिजाई कर दी हो। और एक दूसरा होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ 2 क्रॉप लगा दी हो जी। और एक है इंटरक्रॉपिंग, एक जो मेन क्रॉप है उसके बीच में आपने दूसरी क्रॉप लगाई जो जल्दी जो है उत्पादन देगी। जी। तो इससे मतलब ज़मीन को किस तरह का फ़ायदा होता है कि जो हमें हर फसल अच्छी मिलती है? अगर हम ऐसे मल्टी क्रॉपिंग लगाएंगे उससे जो है किसानों की आय भी बढ़ेगी और दूसरा भूमि का उपयोग भी। और अगर कम्प्लीमेंट्री क्रॉप लगाएंगे तो हमारा ऐसा है कि जैसे मान लो हमने रिले क्रॉपिंग में पहले टमाटर लगाए, उसके बाद हम अगर मटर लगाते हैं तो मटर जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है ज़मीन पे, वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और जो है भूमि सॉइल में फिक्स करेगा जी। हाँ, तो जो नाइट्रोजन वो आगे फिर जो अब नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे वो उसको यूज़ करेंगे जी। मतलब कि एक तरह की सब्जी अगर लगाते हैं, जैसे आपने बताया टमाटर लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्स कर देगा, उसके बाद जो मटर नाइट्रोजन फिक्स करेगा, टमाटर जो है उसका यूज़ करें जी। अच्छा, तो मतलब इसीलिए हमें रोटेशन में सब्जियां लगानी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल वाली खादें हैं, उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। तो देखिए जो ये जो विकसित सब्ज़ी उत्पादन है, गुणवत्तापूर्ण सब्ज़ी उत्पादन है, उसके क्षेत्र में हमारा जो प्रदेश है उसकी क्या विशेष पहचान है? विकसित गुणवत्ता वाला जो उत्पादन है उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बेमौसमी फसलें उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे जो है सभी प्रकार की फसल हो सकती है। जैसे कि जब मटर मैदानी इलाकों में उपलब्ध नहीं होते उस टाइम जो है उच्च क्षेत्र में मतलब टेम्परेट एरिया में जैसे कि कल्पा रीजन हो गया, लाहौल स्पीति हो गया और चाइल्ड रीजन हो गया सोलन का, उस टाइम उपलब्ध होते हैं इन समर सीजन। तो उस टाइम मार्केट रेट भी ज़्यादा होते, 150 से 200 रुपये पर केजी जो है उसके प्राइस होते, तो किसानों को अच्छी आय उपलब्ध हो सके। मतलब कि हमें बेमौसमी सब्जियां जो है पूरे साल भर उपलब्ध हो सकती हैं, वो क्योंकि हम अलग अलग जो जोन्स हैं वहाँ पर उनकी खेती कर सकते हैं जी। तो जैसे जो ये बीज हैं, ठीक है, जो मतलब गुणवत्तापूर्ण बीज हैं, क्या उनका उत्पादन करना किसानों के लिए या किसी एक व्यवसायिक के लिए कोई सशक्त एक आय का साधन बन सकता है या आय समझ लीजिए कि आय का माध्यम बन सकता है? जी हाँ। अगर बीज उत्पादन करे तो वो किसान की आय 30 से 40% इंक्रीज कर देगा जी। क्योंकि जैसे कि प्रमाणित जो बीज होते हैं वो बाजार में महंगे होते हैं, तो किसान क्या है समूह में जो है क्या बीज उत्पादन कर सकता है और उससे किसानों की आय बढ़ेगी जी, और उनको वो बाज़ार में बेच सकता है। बेच भी सकता है। तो मतलब ये जो हम बीज जो किसान बीज प्रोड्यूस करते हैं या बीजों को उन्होंने बेचना है, तो क्या उनको इसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई मतलब कोई परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, अगर स्मॉल स्केल पे करे तो उनको ऐसे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें एक होता है सर्टिफिकेशन और एक होती है लेबलिंग। सर्टिफिकेशन कोई कंपलसरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, लेबलिंग करना जरूरी है। जो सर्टिफाइड जो प्रमाणित बीज होगा उसका जो कलर होगा वो नीला होगा, जो टैग का कलर, और जो लेबलिंग होगा उसमें जो ग्रीन कलर का टैग देगा जी। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लेबलिंग, ये जो लेबल है ये कैसे मिलता है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और लाइसेंस कैसे मिलता है? जो लेवल है इसके लिए आपको, जो सर्टिफिकेशन के लिए तो आपको इसकी एक जो NSC है और जो स्टेट कॉर्पोरेशन सीड है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, उनकी जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपका बीज का जो है इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे। और लेकिन लेवल जो है जैसे यूनिवर्सिटी है वो ट्रूथफुली लेवल सीड अपना लेवल लगा के बेच सकते हैं जी। मतलब कि यूनिवर्सिटी अपना लेवल लगा देगी, फिर आप बेच सकते हैं। और लाइसेंस, ये क्या कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है लाइसेंस प्राप्त करना? लाइसेंस के लिए ये
थ्रू जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू, जो जैसे उसके थ्रू लाइसेंस, जैसे कि अगर पेस्टिसाइड शॉप ओपन करनी है उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। जी। और ये जो गुणवत्तापूर्ण बीज है, ये हम इसकी पहचान क्या होती है और हम इसे कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो गुणवत्तापूर्ण बीज है उसकी जर्मिनेशन रेट हाई होगा और जेनेटिकली प्योर होगा और फिजिकली भी प्योर होगा और इसका आकार, रंग और एक जैसा होना चाहिए। और जो गुणवत्तापूर्ण बीज है वो हम विश्वसनीय स्रोत से ही प्राप्त करें, और जब हम किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदें तो उसमें लेवल भी देखें, प्रमाणित लेवल जो है उसको चेक करें, और जब उसमें जो है उसकी एक्सपायरी डेट वो भी चेक करें, और जो सील है कि वो ओपन तो नहीं है उसको भी देखें। ये सावधानियां तो चलिए हमने जो खुद बरतनी है वो हैं। अब आपने ये बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त करें, ये तो स्रोतों से प्राप्त करें, तो ये विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं? जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, केबीकेज है, और लाइसेंस्ड जो शॉप्स है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जी। देखिए, जो गुणवत्तापूर्ण बीज होते हैं, क्या मतलब उनकी कोई ट्रीटमेंट होती है कि ट्रीट करना होता है उन्हें, कि कोई रोग लग सकता है बीजों को, कि उनको रोग मुक्त करना होता है, तो ये कैसे करते हैं? जो बीज है उसमें जो सीड बॉर्न डिजीज़ है उसके लिए उनको फंजीसाइड से ट्रीट करते हैं। अगर तो हम बाज़ार से खरीदते तो पहले से ही ट्रीटेड होता है, लेकिन अगर खुद हम बीज उत्पादन कर ले तो हमारे को इसको ट्रीट करना पड़ेगा। बेबिस्टिन 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे ताकि जो सीड बॉर्न डिजीज़ है उसमें ना आए। जी। तो इस तरह से हमें एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज मिल सकता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां हम प्राप्त कर सकते हैं या फसल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं, जो हाइब्रिड बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या इसमें लाभ है और उनकी खेती किस तरह से होती है? इसमें आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो हाइब्रिड जो हम फसलें लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं सेहत के लिए कैसी हैं, अच्छी हैं, नहीं हैं, तो वो भी थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिए। जो हाइब्रिड है मैम, ये 2 वैरायटी का क्रॉस होता है। ये 2 वैरायटी, जैसे एक वैरायटी है जो कि जिसका उत्पादन अच्छा है लेकिन उसमें बीमारी आती है, दूसरी वैरायटी है जिसका उत्पादन कम है लेकिन बीमारी के रेजिस्टेंस है। लेकिन तो हम उन 2 वैरायटी का क्रॉस करा के, ताकि हाइब्रिड ऐसा बने जो बीमारी को भी रोगमुक्त हो और दूसरा कि उसकी यील्ड भी ज़्यादा हो। तो हाइब्रिड जो है मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई लोगों को ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं कि इसका कोई ऐसा नुकसान होगा कि शरीर पे कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है जी। और दूसरा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हाइब्रिड तो ऐसे जैसे कैबेज में है वो 100% हाइब्रिड सीड है, और दूसरा कि जैसे मटर में है जो है कोई भी अभी तक कमर्शियल स्केल में हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि मटर एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और जो इसका महंगा भी है, क्योंकि अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो अगर एक बारी पॉलिनेशन करते हैं तो उससे 5 से 10 सीड ही प्राप्त होता है, जिससे कि ये लेबर इंटेंसिव है हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना मटर में। जी। तो किसान मतलब, ये ध्यान रखे कि मटर का हाइब्रिड सीड कमर्शियल स्केल पे अभी तक नहीं है। और जो मटर है उसकी उन्हें ट्रेडिशनल ही खेती करनी चाहिए। ओपी वैराइटीज है वही ही लें। जी। अब देखिए, एक तो मतलब कि हम वो फसल या वो सब्जियां उगाना चाहते हैं जिनमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आय जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपसे जानना चाहेंगी कि एक तो आप बात कर रहे हैं मटर की, दूसरा आप बात कर रहे हैं टमाटर की। सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो टमाटर के गुणवत्तापूर्ण बीज हैं वो हम उनका उत्पादन कैसे कर सकते हैं? टमाटर का गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले इसका जो है हमारे को क्यारियाँ ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद लाइन सोइंग करके हम इसको बीज को लगा के फिर उसकी 4 से 5 हफ्ते के बाद इसको खेतों में रुपाई करेंगे। और जब हम खेतों में रुपाई करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना कि उस
खेत में 2 या 3 साल पहले कभी से उस खेत में टमाटर नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है ना, जो प्लांट डेब्रिज होती है उससे बीमारियां जो है पैथोजन सर्वाइव करता है सॉइल में जी। और दूसरा जो टमाटर है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो दूसरी किस्म से जो दूरी है वो 50 मीटर रखनी है, ताकि इसमें कोई भी ऐसी मिक्सचर ना हो कि दूसरे किस्म का बीज मिक्स हो जाए। जी। और जब जो फसल है वो तैयार हो जाए तो सीड प्रोडक्शन के लिए रेड राइप स्टेज पे ही हार्वेस्ट करते हैं, ताकि सीड जो अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद जो है फर्मेंटेशन मेथड से सीड एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद सन ड्राई करते हैं 7% मॉइस्चर लेवल तक। जी, मतलब हम जैसे एक बार फसल उगा लेते हैं टमाटर की, तो जो वो फसल आएगी उसमें हम उसके बीज को हम एक अच्छी गुणवत्ता देने की कोशिश करते हैं जब वो फसल लगी है, ये मतलब है आपको बोलने का। जी। तो अब हम बात करेंगे मटर की। मटर में हम किस तरह से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का हम उत्पादन कर सकते हैं? मटर में जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन वो हम ऐसे इसमें जो है क्लिस्टोगैमी होती है, जो कि ये है कि इसमें जो फूल है वो खुलेगा ही नहीं और पॉलिनेशन के बाद भी नहीं खुलता, और इसमें जो है जो बीज है वो सेल्फ पॉलिनेटिव होके बनता है। जी। और दूसरा तो हम जब इसका बीज उत्पादन करेंगे तो इसकी जो दूसरी किस्म से दूरी रखेंगे वो 10 मीटर रखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि इसमें कोई दूसरे किस्म के साथ क्रॉस होगा, लेकिन फिर भी मैकेनिकल मिक्सचर या ह्यूमन के इंटरफेरेंस से इसमें मिक्स हो सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारी ये विकसित कृषि है और हम हर वर्ष जो है सारी सब्जियों का हम उपयोग कर सकते हैं, बेमौसमी सब्जियां हमें मिलती हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हम बीज प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें जो ये पॉली हाउस का जो कॉन्सेप्ट है उसका कितना रोल है? जो बेमौसमी फसलें हैं, जैसे मैम कि टमाटर एक समर सीजन क्रॉप है, तो हम उसको विंटर सीजन में पॉली हाउस के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। पॉली हाउस में हम विशेष ये ध्यान रखते कि वैसी क्रॉप करें जो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप हो, वही पॉली हाउस में लगाएं। और दूसरा ये कि वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करे वो, और तीसरा जो मल्टीपल हार्वेस्टिंग हो वही क्रॉप लगाएं, और जिसमें मार्केट डिमांड ज़्यादा हो। जी। तो क्या पत्ता गोभी भी हम लगा सकते हैं पॉली हाउसेस में? हम पत्ता गोभी पॉली हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका जो पत्ता गोभी है एक बारी में ही इसकी कटाई हो जाती है, तो ऐसे तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि बाहर ही लगाएं। जी। तो जो पॉली हाउसेस में जो हम सब्जियां लगाते हैं उससे क्या लाभ है किसानों को? क्या ये मतलब ज़्यादा उपज देती है या इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है? कि मतलब ये पॉली हाउस किस तरह से फ़ायदा दे रहा है किसानों को? पॉली हाउस में मैम जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उससे कि बाहर का एनवायरनमेंट जैसे वर्षा जो है उसका बेमौसमी से वर्षा हो रही है और नए रोग और कीट आ रहे हैं, तो पॉली हाउस में इन सब चीज़ों को कंट्रोल कंडीशन में हम जो है सब्जियों को अच्छे उत्पाद कर सकते हैं। जी, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ हो सकता है, अधिकतम फायदा हो सकता है। जी। देखिए, आपका जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर किसानों की क्वेरीज हैं, कोई उनको समस्याएं हैं, क्या आपसे वो किसी तरह की एडवाइस ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं? जैसे मैम हमारा विश्वविद्यालय है, हमारे डीन डॉक्टर सुनीता चंदेल के उनके मार्गदर्शन में उन्होंने 6 टोलियाँ विज्ञानों की 6 टोलियाँ बनाई हैं, जो कि महीने के 2 बारी किसानों के फील्ड विजिट करते हैं और किसानों की समस्याएं सुलझाते हैं। और दूसरा, यदि किसानों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किसान कॉल सेंटर जो कि टोल फ्री नंबर है 1800 180 15 51 पर फ़ोन कर सकता है किसी भी दिन 6 से शाम के 10 बजे तक। 10 बजे तक। जी। डॉक्टर ठाकुर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें आप क्या दीजिए, नमस्कार।